एक कपल के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये केस आपको सिखाएगा कि किसी से शादी करने का फैसला सिर्फ तभी करें जब आप उसे बहुत अच्छे से जांच और परख लें। इस केस में भी अगर इस बात का ध्यान रखा जाता तो शायद एक जिंदगी खत्म होने से पहले बच जाती। आइए डिटेल में बताते इस केस फाइल के बारे में। क्या है साजिश और खौफ से भरी इस दिल दहला देने वाली कहानी का सच? कहते हैं कि साजिश और नफरत दिखती नहीं है, लेकिन महसूस जरूर होती है। कौन आपसे कितना प्यार करता है और कौन नफरत में किस हद तक जा सकता है, इसके संकेत बहुत पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। बस जरूरत है उन्हें समझकर सतर्क रहने की। लेकिन केरल के कोट्टायम में रहने वाली जेसी सैम जॉर्ज इन संकेतों को समझ नहीं पाई। जेसी कोट्टायम में अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। उसे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। जैसी की चाहत थी एक सफल इंजीनियर बनने की, ताकि पैसों के लिए कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। इसलिए उसने जमकर पढ़ाई की और आईटी डिपार्टमेंट में एक अच्छे पैकेज पर उसे केरल में ही जॉब मिल गई और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी। इसी बीच 1990 के दशक में उसकी मुलाकात सैम जॉर्ज से होती है। सैम टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट था, यानी वो भी जेसी की तरह आईटी डिपार्टमेंट से था। लिहाजा दोनों में दोस्ती होती है और धीरे धीरे दोस्ती परवान चढ़कर मोहब्बत का रूप ले लेती है। जेसी को अब सैम में अपना फ्यूचर नजर आने लगा था। वो उसे दिलो जान से चाहती थी और सैम भी उसके लिए काफी सीरियस था। इसलिए 1994 में दोनों अपनी अपनी फैमिलीज की रजामंदी से शादी कर लेते हैं। दोनों पढ़े लिखे थे, जॉब करते थे और जिस बात के लिए सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है, रिलीजन यानी कि धर्म, वो भी दोनों का सेम था। इसलिए किसी को भी इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। जेसी के पेरेंट्स को सैम खटक जरूर रहा था, क्योंकि उसकी तरफ से शादी में कुछ चुनिंदा लोग ही पहुंचे थे और जेसी ने भी उन्हें सैम के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं था। पर उन्होंने बेटी की खुशी देखी और इस तरह ये दोनों पति पत्नी बन गए और केरल में ही रहने लगे। लेकिन जल्द ही दोनों ने फॉरेन जाने का डिसाइड किया, क्योंकि वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थीं, अच्छा पैकेज भी मिल सकता था। दोनों का प्रोफेशन सेम था, तो आपसी रजामंदी के साथ ये विदेश निकल गए। मिडिल ईस्ट की अलग अलग कंट्रीज में जाकर रहे और फिर आखिर में सऊदी अरब पहुंचे। लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते सैम और जेसी के बीच में काफी कुछ बदल चुका था। शादी के कुछ साल बाद तक तो दोनों हैप्पी मैरिड कपल्स की तरह रहते हैं। आपसी प्रेम, केयर सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे सैम की तरफ से सब खत्म होने लगा। लेकिन रिश्ते को बचाए रखने के लिए उन्होंने एक बार फिर से केरल में आकर सेटल होने का फैसला किया और यहाँ कप्पा जक्कू नेल में एक आलीशान बंगला खरीदा और अपने बिखरे हुए रिश्ते को समेटने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये कोशिशें सिर्फ जेसी की तरफ से हो रही थी, जबकि सैम को तो जैसे अब उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसके लिए जेसी अब सिर्फ घर में रखी हुई एक पुरानी आर्टिफिशियल चीज हो गई थी, जिसमें उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। और जब जेसी को ये बात समझ में आई तो उसे अपनी गलती पर अफसोस हुआ। असल में जेसी के साथ सैम की ये कोई पहली शादी नहीं थी, बल्कि इससे पहले भी वो शादीशुदा था। आईटी प्रोफेशन से होने के चलते इसकी सैलरी अच्छी थी, तो शादी होने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई और अपनी पहली शादी से उसे बच्चे भी हुए। लेकिन सैम जो है वो कुछ ज्यादा ही रंगीन टाइप का आदमी है। ये लड़कियों को कपड़े की तरह बदलता। उसे अलग अलग लड़कियों के साथ घूमने, बातें करने, उनके साथ टाइम स्पेंड करने और रातें गुजारने की आदत थी। लेकिन जब घर में बीवी आई तो उस पर रोक टोक करने लगे और उसकी अय्याशियां कम होने लगी। लेकिन सैम को ये बात बर्दाश्त नहीं थी और अब उसका अपनी पत्नी से भी मन भर गया था। इसलिए वो 90 के दशक में केरल वापस आ गया, एक नई जॉब और नई लड़की की तलाश में। और यहाँ उसकी मुलाकात हुई जेसी से। जेसी बहुत खूबसूरत थी, कमाऊ थी, इंडिपेंडेंट थी और सबसे बड़ी चीज ये मॉडर्न थी। इसलिए सैम का उस पर दिल आ गया और उसने जेसी के साथ नजदीकियां बढ़ा ली। साथ ही सिंपैथी पाने के लिए उसे अपनी पहली पत्नी के बारे में बताया और मनगढ़ंत कहानियां बनाते हुए ये भी कहा कि उसकी पहली पत्नी के चाल चलन ठीक नहीं थे, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और दोनों का ऑफिशियली डिवोर्स भी हो चुका है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन जेसी ने इस कहानी को रियल माना और सैम को अपना सोलमेट मान लिया। अब सैम ही उसके लिए सब कुछ था। इसलिए ना सिर्फ जेसी ने सैम से शादी करने का फैसला किया,
बल्कि उसकी पहली पत्नी से हुए बच्चों को भी अपनाने का फैसला किया, क्योंकि अभी वो बहुत छोटे थे और उन्हें एक माँ के प्यार की सख्त जरूरत थी। इसलिए जेसी ने बच्चों को अपना लिया और बाद में उसके भी बच्चे हुए। इस तरह जेसी और सैम 3 बच्चों के माता पिता हो गए। लेकिन जेसी जानती थी कि अगर सैम के शादीशुदा होने की बात माता पिता को पता चलेगी तो वो उसकी शादी सैम से होने नहीं देंगे। इसलिए जेसी ने अपने पेरेंट्स को उसके पिछले जीवन के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन जब शादी के बाद सच्चाई सामने आई और सैम जेसी के साथ भी वही व्यवहार करने लगा, तो जेसी को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सैम की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो जेसी के साथ आए दिन झगड़ा करने लगा, छोटी छोटी बात पर उसके साथ मारपीट करने लगा, उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने लगा। इतना ही नहीं, उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था और इस बात की जानकारी जेसी के बच्चों को भी थी। जेसी परेशान रहने लगी। उसने सैम को लाख समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और हर रोज नई नई लड़कियों को लेकर घर आने लगा। बाहर भी उसे अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते हुए देखा गया। तब थक हार कर जेसी ने सैम से डिवोर्स लेने का फैसला लिया और अब वो किसी भी कीमत पर उससे बस अलग होना चाहती थी। दूसरी तरफ बच्चे भी बड़े हो रहे थे। वो भी अपने माता पिता की हरकतों से तंग आ रहे थे। उन्हें समझ आने लगा कि उनके पिता को उनसे कोई मतलब नहीं है। उनका मिजाज बहुत खराब है और वो माँ के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे में अगर वो यहीं यानी केरल में रहते हैं, वो भी अपने पिता के साथ, तो उनकी जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने विदेश जाने का फैसला किया ताकि शांति और सुकून की जिंदगी जी सके। जब बच्चों ने जेसी को ये बात बताई तो जेसी बहुत दुखी हुई, क्योंकि बच्चों के सहारे ही वो सैम को झेल रही थी। लेकिन अब उसे खुद ही अपनी जंग लड़नी थी। हालांकि उसने बच्चों की भलाई भी देखी और उन्हें फॉरेन में सेटल होने की परमिशन दे दी। इस तरह जेसी, जो पहले अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, अब वो अकेली कप्पा डक्कू नेल वाले घर में सैम के साथ थी, जिस वजह से सैम को भी आजादी मिल गई और वो जेसी को और ज्यादा सताने लगा। अब वो उसके सामने ही अलग अलग लड़कियों को घर लाने लगा। वहीं जेसी ने भी डिवोर्स के लिए अपील डाल रखी थी और फिर मामला कोर्ट पहुंच गया, जहां कोर्ट ने बड़ी आसानी से दोनों को तलाक दे दिया, बिना कोई ऑब्जेक्शन या ट्रायल के। और इसके पीछे भी एक कहानी है। असल में जब जेसी ने सैम के बारे में बिना अपने पेरेंट्स को कुछ भी बताए शादी का फैसला किया था, तो बहुत ही साधारण शादी की मांग की, जिसमें ना तो ज्यादा गेस्ट हों और ना ही कोई खास दोस्त। इसलिए दोनों ने बिना कोई धूमधाम, बिना कोई कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करे नॉर्मल शादी की, जिसका उनके पास कुछ फोटोज के अलावा कुछ खास प्रमाण था ही नहीं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और ना ही इस शादी को रजिस्टर करवाया गया था। तो जब कोर्ट में यह मामला पहुंचा तो जज ने भी इस बात को कहा और 2015 में दोनों को आसानी से तलाक मिल गया। हालांकि अपनी याचिका में जेसी ने सैम पर डोमेस्टिक वायलेंस की बात भी कही थी, इसलिए भी ये डिवोर्स आसानी से हो पाया और कोर्ट ने सैम को हिदायत दी कि वो जेसी के साथ किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह दोनों अलग तो हो गए, लेकिन जब बात प्रॉपर्टी की आई तो एक पेच फंस गया। असल में केरल में जो इनका घर है उसे जेसी और सैम दोनों ने मिल कर लिया था, लेकिन जेसी ने ज्यादा पैसे दिए थे सैम की तुलना में। इसलिए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जेसी उसी घर में रहेगी और सैम चाहकर भी उसे वहां से निकाल नहीं सकता, और अगर उसने ऐसी हिम्मत की तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यानी अब दोनों एक्स हस्बैंड वाइफ उसी घर में एक ही छत के नीचे रहने वाले थे, पर अलग अलग फ्लोर्स पर। जेसी ने ग्राउंड फ्लोर पर अपना सामान सेट कर लिया, जबकि सैम ने फर्स्ट फ्लोर पर। इसी बीच बच्चे भी अपनी माँ के टच में थे। वो रोजाना उनका हाल चाल लेते रहते थे। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए और अब साल आ गया 2025। जेसी 49 साल के हो चुकी थी, जबकि सैम 59 साल का। बच्चे अभी भी माँ के टच में थे। 25 सितंबर को भी जेसी की उनसे बात होती है, लेकिन 26 सितंबर को वो एक के बाद एक अपनी माँ को कई बार फोन करते हैं, लेकिन जेसी का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद माँ कहीं गई होंगी, पर जब बार बार उनका फोन बंद जाने लगा तो वो घबरा गए और वहीं से केरल पुलिस को फोन करके उनके घर जाने को कहा, क्योंकि वो सैम की आदतों को अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्हें डाउट हुआ कि कहीं उसी ने तो माँ के साथ कुछ गलत नहीं कर दिया है।
ये सुनकर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो घर पर ताला लगा हुआ था। इस पर पुलिस सैम को फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। तब पुलिस को भी समझते देर नहीं लगती कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए वो कॉल डेटा रिकॉर्ड के जरिए सैम की लोकेशन निकालते हैं जो मैसूर की शो हो रही थी। इसलिए पुलिस की एक टीम मैसूर के लिए निकल जाती है, जहां सैम एक लड़की के साथ घूम रहा था। पुलिस फौरन उसे धर लेती है। सैम को केरल लाकर जब पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस के डंडे देखते ही डर जाता है और एक ऐसी साजिश रिवील करता है जो जेसी के दर्दनाक अंत की वजह बनी थी। जी हाँ, सैम ने जेसी को मार दिया था और इसकी प्लानिंग उसने बहुत पहले ही कर ली थी। दरअसल सैम ने 59 साल की उम्र में ही कोट्टयम की एमजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और वो योग की पढ़ाई कर रहा था। हालांकि उसे पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन कॉलेज में उसे नई नई और खूबसूरत लड़कियां मिल सकती थी, इसीलिए उसने एडमिशन ले लिया। और यहाँ पर उसकी मुलाकात एक ईरानियन लड़की से हुई जो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब तक उनका डिवोर्स भी हो चुका था और एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद जेसी के साथ उसकी रत्ती भर भी बातचीत नहीं थी। दोनों बिल्कुल अजनबियों की तरह रहते थे, मानो एक ही घर में दो अलग अलग किराएदार बसे हों। सैम को इस चीज से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ा, उल्टा उसने इस ईरानियन लड़की से बातचीत शुरू कर दी। इनफैक्ट उसने कॉलेज में भी सबसे ये कहा था कि वो अभी तक सिंगल है और एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तलाश में है। उसकी पर्सनालिटी भी कुछ ऐसी थी कि इस एज में भी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थीं। लिहाजा वो ईरानियन लड़की भी सैम के जाल में फंस गई। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और कब ये बातचीत अफेयर में बदल गई उन्हें पता नहीं चला। अब अक्सर सैम उसे अपने घर लेकर आता और उसके साथ क्वालिटी टाइम गुजारता। हालांकि जेसी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो आए दिन सैम को किसी न किसी लड़की के साथ देखती थी, लेकिन फिर भी उसे मन ही मन लगता था कि सैम से बात करनी चाहिए। वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, उसे अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहिए, कुछ अचीव करना चाहिए। दूसरी तरफ उसे उन लड़कियों को देखकर गुस्सा भी आता था, क्योंकि चाहे जो भी हो सैम था तो उसका पति ही। दूसरी साइड सैम के मन में जेसी के लिए गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। उसे जेसी से इतनी नफरत हो गई थी कि वो जेसी को मारने के बारे में सोचने लगा। नफरत की मुख्य वजह थी वो घर जिसमें दोनों रह रहे थे। सैम चाहता था कि कोर्ट वो पूरा घर उसके नाम करे और जेसी को वहां से बाहर भेज दे, लेकिन कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी जेसी को वहां से निकाल नहीं सकता और ना ही जेसी उस घर को छोड़ने को तैयार थी। सैम को भी ये डर था कि अगर जेसी ने एलिमनी मांग ली तो उसे अपनी संपत्ति से भी कुछ हिस्सा उसे देना पड़ जाएगा, जो वो कभी देना नहीं चाहता था। और गुस्से की तीसरी वजह थी लड़कियां। वो चाहता था कि जेसी उसे किसी भी मामले में रोक टोक ना करे। वो चाहे जितनी लड़कियां लाए, जितने के साथ घूमे, जेसी उफ तक ना करे और ना ही कभी कोई सवाल जवाब करे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। कुछ महीनों से जेसी उसे लड़कियों को लेकर बातें सुनाने लगी थी। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने हफ्तों पहले से ही जेसी को मारने की तैयारी शुरू कर दी। अब वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को घर लेकर आता ताकि जेसी को उकसा सके और जब उसे गुस्सा आए तो मौके का फायदा उठाकर वो उसे मार दे। साथ ही उसने अपने घर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर इडुक्की जिले के उडुमनूर में रेकी करनी भी शुरू कर दी, क्योंकि ये एक सुनसान टूरिस्ट स्पॉट था जहां गहरी खाई और 59 से 60 किलोमीटर जितना ही गहरा तालाब बना हुआ था। सैम ने 10 से 15 दिन पहले इस पूरे इलाके का मुआयना किया। वो सुबह से शाम तक यहाँ पे रहा और देखा कि कब भीड़ ज्यादा होती है और कब कम। उसने आसपास के लोगों से भी पूछा कि रात को यहाँ घूम सकते हैं या नहीं। इस पर लोगों ने बताया कि रात को ये एक खतरनाक जगह है जहाँ से कोई नहीं गुजरता। ये सुनते ही सैम के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसने सोच लिया था कि जेसी को मारने के बाद इसी खाई में लाकर फेंक देगा। अब बस उसे एक मौके का इंतजार था, जो उसे 25 सितंबर को मिला, जब वो उसी ईरानियन लड़की के साथ अपने घर पहुंचा। लेकिन इस बार जेसी के सब्र का बांध टूट चुका था। वो नहीं चाहती थी कि उसका घर वैश्यालय बने, इसलिए वो उस लड़की के सामने ही सैम पर चिल्ला पड़ी, उससे झगड़ा करने लगी। इस पर सैम ने लड़की से कहा कि तुम ऊपर जाओ और खुद नीचे जेसी से झगड़ने लगा। जैसे ही उसे लगा कि मौका सही है, उसने पहले से अपनी पॉकेट में मौजूद मिर्ची स्प्रे को निकाला और जेसी के फेस पर मार दिया।
जिस वजह से बेचारी जेसी जलन के मारे तड़पने लगी। लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में पहुंची और मुंह धोने की कोशिश की। लेकिन पीछे पीछे सैम भी था। उसके हाथ में अपना ही टॉवल था, जिससे उसने जेसी का गला घोंटकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इसके बाद वो कुछ देर उसी कमरे में बैठा और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर पूरा दिन एंजॉय करता रहा। और रात होते ही अपनी गर्लफ्रेंड को वापस भेजकर जेसी की बॉडी को कार की डिग्गी में डालता है और उसे लेकर उडुमनूर पहुंचता है और खाई से नीचे फेंक देता है। जबकि जेसी का जो मोबाइल था उसे सैम ने खाई के पास ही तालाब में फेंक दिया और निश्चिंत होकर अगले ही दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मैसूर घूमने के लिए निकल गया। लेकिन जेसी के बच्चों की अपनी माँ के लिए चिंता ने सैम के बने बनाए खेल को खराब कर दिया और उसे अगले ही दिन धर दबोचा गया। सैम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है और सबूतों के लिए जूझ रही है। इस केस में सबसे अहम जो सबूत था वो था जेसी का मोबाइल फोन, क्योंकि उसमें से सैम के खिलाफ काफी कुछ बरामद हो सकता था। इसलिए सैम की निशानदेही पर पुलिस गोताखोरों की एक टीम 60 फीट बड़े और गहरे तालाब में उतारती है। ये टास्क रेत में सुई ढूंढने के बराबर मुश्किल था, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए पूरा दिन गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन चलाती है और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। जेसी का मोबाइल फोन ढूंढ लिया गया और उसमें मौजूद सबूतों को भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ये केस कोर्ट में है। वहीं जेसी के बच्चों द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। सैम अभी भी जेल में कैद है और अपनी सजा का इंतजार कर रहा है। आपके हिसाब से सैम को क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और आपको क्या लगता है, अगर जेसी अपने बच्चों के संग फॉरेन चली जाती तो आज वो जिंदा होती? लिखिएगा जरूर। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली केस फाइल में।